एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। आपके कमेंट आ नहीं रहे हैं और मैडम बस पढ़ाते चल रही है, तो ये सही नहीं है यार। मतलब पहले मुझे पता भी तो चले कि बच्चा कितना सिंसियर है अपनी पढ़ाई के प्रति। बायोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक जटिल प्रक्रिया, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसका नाम है प्रसव या पार्चुरेशन, जिसे आज हम कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कैसे एक बच्चे का धीरे धीरे करके विकास होता है, कैसे उसके चारों तरफ अपरा अपना एक आवरण बना लेती है, मतलब गर्भाशय का जो अंत स्तर है वो चारों तरफ शिशु को घेर लेता है और अपरा के अंदर ही एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही बच्चा तैरता है। ठीक है, तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अपरा के द्वारा स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं। अपरा जिसका नाम है बेटा प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के द्वारा सीक्रेट होने वाले मुख्य हार्मोन्स के नाम मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब प्रसव की क्रिया हो जाएगी, प्रसव हम पढ़ने वाले हैं लेकिन फिर भी मैंने उसमें बताया था आपको, तो अपरा किस रूप में शरीर से बाहर आ जाती है या गर्भाशय से बाहर आ जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ जिस किसी ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए देखिए, आपको मानव जनन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक हम पूरा कवर कर रहे हैं, एक दो लेक्चर और बचे हैं जहां ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रह गया है, वो मैं कवर करवा दूंगी। साथ ही साथ स्तन ग्रंथि रह गई है, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे जल्दी ही। बस अभी जो सीरीज चल रही है उस टॉपिक से हटते नहीं है। आज हम पहले कवर करेंगे किसे? प्रसव यानी कि पार्चुरेशन को। सभी को पता है कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा, 9 महीने की गर्भावधि वो पूर्ण कर लेगा, कहाँ? गर्भाशय के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर। तो 9 मंथ यानी कि 9 महीने की गर्भावधि के पश्चात उसको शरीर से बाहर आना होगा। अब पूरी जिंदगी तो वो गर्भ में रहने से रहा, ठीक है। तो मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रसव यानी कि पार्चुरेशन, डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में या डॉक्टरों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिलीवरी, है ना। तो जो डिलीवरी हम पढ़ने वाले हैं यानी कि जो प्रसव क्रिया हम पढ़ने वाले हैं, ये जनरली नॉर्मल डिलीवरी है जो आपके सिलेबस में दी हुई है, जो प्राकृतिक तौर पे होती है। कृत्रिम यानी कि सिजेरियन वाला आपके इसमें नहीं दिया है, तो सिजेरियन मेथड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आज का टॉपिक, ये इनकी जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने इनको जबरदस्ती में बनाया, ये पूरा डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ये है बेटा एक माँ का गर्भाशय, और जो गर्भाशय होता है उसी के अंदर, उसी के अंदर कौन? बच्चा, शिशु, ठीक है। 9 महीने का बच्चा, ये कंप्लीट हो गया। मैं बच्चे का डायग्राम नहीं बना सकती है ना, तो ये बच्चा कंप्लीट हो गया। इसके चारों तरफ एक आवरण है जो इसे घेरे हुए है। इसके चारों तरफ आवरण को क्या कहते हैं हम? अपरा या प्लेजेंटा, जिसमें गर्भ के कुछ मात्र ऊतक होते हैं और साथ ही साथ गर्भाशय का अंत स्तर होता है जो भ्रूणी शिशु को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? अपरा या प्लेजेंटा, जिसके अंदर भ्रूण सुरक्षित होता है। यहीं से एक नाल भ्रूणीय शिशु या गर्भस्थ शिशु की नाभि से जाकर जुड़ती है, जिसे नाभि रज्जु या एमनिकल कॉर्ड कहते हैं। नाभि रज्जु या क्या कहते हैं बेटा? एमनिकल, एमनिकल कॉर्ड कहते हैं, एमनिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ?
सबसे पहले जब भ्रूण ने अपनी 9 माह की गर्भावधि कंप्लीट कर लिया, अंदर एक द्रव होता है जिसमें शिशु तैरते रहता है, इस द्रव को बेटा एमनियोटिक, एमनियोटिक, ठीक है, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और ये जो नीचे वाला रास्ता है गर्भाशय का, इसे योनि मार्ग कहा जाता है, योनि मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रसव यानी कि पांचुएशन। गर्भस्थ शिशु की 9 माह की अवधि कंप्लीट हो जाने के पश्चात विभिन्न हार्मोनल क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूरी प्रेगनेंसी में अगर कोई रहा है तो वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स की भूमिका चाहे पुरुष हो या महिलाएं, दोनों में ही बहुत है। पुरुषों में मैंने पूरा आपको बताया है कि मेल्स में कैसे हार्मोन्स अपनी भूमिका निभाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये भी बताया था कि नर को नर बनाने वाला हार्मोन कौन सा है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा हार्मोन है जो एक मेल को, मेल यानी कि नर को नर बनाता है। फटाक से कमेंट करके बताइए। और जरूरी नहीं कि इस टॉपिक को आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं हार्मोन्स वाले को तो ये केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। केमिस्ट्री में भी लास्ट में एक चैप्टर तुमको मिलेगा जिसमें हार्मोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ जो बच्चा सिंसियरली अच्छे से पढ़ता है उसको केमिस्ट्री में नहीं भी पढ़ेगा तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो मैथ साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके जनरली वो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं है, उसका सब्जेक्ट मैथ साइंस है, तो फिर उसके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। खैर आप तो बायोलॉजी वाले हो, आपको तो दिक्कत है नहीं, यहीं पे अच्छे से पढ़ के जाओ, केमिस्ट्री में अलग से क्यों याद करना, है ना। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, फटाफट से कमेंट आ जाना चाहिए। अब क्या हुआ जब गर्भस्थ शिशु ने अपनी 9 माह की गर्भावधि कंप्लीट कर लिया, 9वां महीना लग चुका है, 9 माह की गर्भावधि पूर्ण होने के बाद ये जो पूरा गर्भाशय है बेटा, इसमें तीव्र संकुचन पैदा होते हैं, मतलब ऐसे वाइब्रेशन होती है किसमें? गर्भाशय में। अब गर्भाशय इसको संभाल नहीं पा रहा है, किसको? शिशु को। गर्भाशय में तीव्र संकुचन होते हैं, किसमें? गर्भाशय में तीव्र संकुचन, मतलब अंदर की तरफ सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है और फिर फैलता है, ऐसे तीव्र संकुचन उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जब ये गर्भाशय थोड़ा सा ऐसे तीव्र संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है तो शिशु पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे करके शिशु नीचे की तरफ खिसकना चालू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है हार्मोन्स की। इसी दौरान जब संकुचन उत्पन्न होने लग गए, ये जो गर्भाशय है ये ऐसे संकुचन शिथिलन मतलब फैलना सिकुड़ना चालू हो गया, ये जो गर्भस्थ शिशु है उस पर दबाव डालने लग गया कि वो नीचे की तरफ खिसक के आए। उसी दौरान हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी कि पीयूष ग्रंथि है, जब ये संकुचन उत्पन्न हुए हैं तब सबसे अहम रोल है बेटा पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये गर्भावस्था हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे प्रसव हार्मोन कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? प्रसव हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का यहाँ क्या रोल है? तो ऑक्सीटोसिन का रोल यहाँ ये है कि जो यहाँ पे संकुचन उत्पन्न हो रहे हैं ये उन संकुचनों को बढ़ा देता है, ये उन वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है ताकि ये और ज्यादा इसको पुश करने लग जाए, इसको धक्का देने लग जाए और संकुचित होना चालू हो जाए ताकि ये जो शिशु है ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ खिसकने लग जाए। तो ऑक्सीटोसिन का काम है जो संकुचन उत्पन्न हो रहे थे उन्हें और अधिक तीव्र करना, तीव्र से तीव्र होते संकुचन को, तीव्र से तीव्र होते संकुचन को एक नाम दिया गया है बेटा फीटल इजेक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सिस, रिफ्लेक्सिस। इसका मतलब क्या है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। मतलब क्या होगा? जब गर्भाशय
संकुचन और शिथिलन उत्पन्न करना चालू कर देगा, मतलब ये दबाव बनाने लग जाएगा किस पर, गर्भस्थ शिशु पर। तो उसी दौरान क्या होगा, सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे अग्र मस्तिष्क के हिस्से में है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकले थे। हमने एलएच उसी से सीक्रेट करवाया था, एफएसएच करवाया था। एलएच का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ फटाफट से। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये कहाँ काम करता है महिलाओं में, पुरुषों में भी स्रावित होता है। अब महिलाओं में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे स्रावित हो रहा है बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन या डिलीवरी हार्मोन या पार्चुरेशन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन का रोल यहाँ ये है कि यहाँ जो गर्भाशय संकुचन उत्पन्न कर रहा है, दबाव डाल रहा है किस पर, गर्भस्थ शिशु पर, ये उन्हें और भी अधिक बढ़ा देगा। तो इस प्रकार तीव्र से और ज्यादा तीव्र जो संकुचन उत्पन्न होंगे उन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये आपसे कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस क्या है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। मतलब अब ये संकेत मिलने लग गए यहाँ पे गर्भाशय से शिशु को कि अब तुमको निकलना है, बाहर की तरफ खिसकना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो संकुचन उत्पन्न हुए हैं उन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जब ये और अधिक बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले अपरा धीरे धीरे करके थोड़ी सी फटेगी और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये धीरे धीरे योनि मार्ग से बाहर आएगा ताकि यहाँ का हिस्सा थोड़ा चिकना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाहर आएगा वो कौन होगा बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा। एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर आते ही थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा गर्भस्थ शिशु के साथ, और ये जो शिशु का सिर है ये रोटेट होगा, शिशु थोड़ा सा घूमेगा और सबसे पहले नीचे की तरफ कौन पहले बाहर निकलेगा, सिर। तो देखिए पहले क्या बाहर आएगा, पहले आएगा बेटा एमनियोटिक फ्लूइड, किस रास्ते से, योनि मार्ग से। योनि मार्ग यानी कि वेजाइनल, ठीक है, वेजाइनल एरिया जो योनि मार्ग है वहां से सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव बाहर आएगा। एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर आते से ही धीरे धीरे करके पहले शिशु का सिर बाहर आएगा। ये जो शिशु है गर्भस्थ शिशु, पहले शिशु का सिर बाहर आएगा। ज्यादातर केसेस में सिर ही बाहर आता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी ऐसे हो जाती हैं कि बच्चा जब घूम जाता है तो पहले पैर हाथ ऐसे उल्टा बच्चा जन्म लेता है, जिसमें माँ को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हाथ पैर फंसते हैं। अदरवाइज पहले सिर के बाहर आने पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती माँ को, लेकिन अगर उल्टा बच्चा पैदा हो तो बड़ी तकलीफ देता है। तो पहले शिशु का सिर बाहर आएगा और सिर के बाहर आने के बाद पूरा का पूरा शिशु बाहर आ जाएगा। और जब शिशु पूरा बाहर आ गया बेटा तो बचा क्या अंदर, ये अपरा बची है, ठीक है। लेकिन जब शिशु बाहर आ गया तो इसके साथ एमनी और ये जो एमनिकल कॉर्ड है ये भी बाहर आएगी। तो सबसे पहले नाभि रज्जु जो है इसे काटा जाएगा। अब पहला काम क्या है हमारा, नाभि रज्जु को यानी कि एमनिकल कॉर्ड को काटना, कैंची या साफ ब्लेड से इसे काटा जाता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में बाहर आती है बेटा अपरा। अपरा जो है वो आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाती है, आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाती है, बाहर आना, ठीक है, अपरा का आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आना। तो प्रसव एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो पूरी तरह नियंत्रित होती है हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। अपनी माँ की ना थोड़ी सी कद्र कर लो, उन्होंने बहुत दर्द सहा है तुमको जन्म देने के लिए, और जो भी उनके थोड़े बहुत ड्रीम्स होंगे आपको लेके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ड्रीम्स को पूरा करना, है ना। माँ ने काफी दर्द सहा है, काफी कुछ 9 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी, फिर ये प्रसव की क्रिया, आपका पालन पोषण, आपके नखरे उठाना, सब कुछ तो सहन कर रहे हैं, और रिटर्न में उन्हें क्या ही चाहिए, थोड़ी बहुत खुशियां जो आप उन्हें दे सकते हैं। अभी 12th के बोर्ड हैं, अगर आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे तो मम्मी को बड़ी खुशी होगी। तो एज अ रिटर्न गिफ्ट आप हमें उन्हें कुछ तो ऐसा स्पेशल नहीं दे सकते, बट ये आप उनके लिए कर सकते हो कि रिजल्ट बहुत अच्छा बना के दो, मम्मी खुश हो जाएगी, और रिस्पेक्ट भी किया करो, ठीक है। चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रसव, पार्चुरेशन।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि प्रसव एक ऐसी क्रिया है, प्रसव गर्भ की अवधि जब 9 माह की गर्भावधि पूरी हो जाती है तो गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न होते हैं। इन तीव्र संकुचनों के उत्पन्न होने के बाद गर्भस्थ शिशु योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को प्रसव या पाचुरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया अब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट मैंने आपके सामने दे दिया है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे और हार्मोन्स का रोल बाकी है अभी, ठीक है। तो ये मत समझना कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मैं बस जो आपको समझाया है, इतना एलिब्रेट किया है, उसको शॉर्ट में आपके काम का बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप चाहे तो नोट्स भी बना लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो एक बार डायग्राम के थ्रू देख भी लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे जितना हो पाता है मैं उतना आपके लिए बना देती हूँ। इधर ये पूरा अंडाशय है, ये क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र में। और साथ ही साथ हाँ, कहाँ पहुंचे थे हम? प्रसव एक ऐसी क्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो पूरी तरह हार्मोन्स के द्वारा संतुलित होती है, यानी कि हार्मोन्स ही इस क्रिया को बैलेंस करते हैं और इस क्रिया को पूर्ण होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर हार्मोन्स सही मात्रा में सीक्रेट नहीं हो रहा है और समहाउ उतना नहीं हो पाता और जल्दी डिलीवरी करवानी है तो नर्सेज जो है ना वो इंजेक्शन लगाती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम नर्सेज के द्वारा इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इंजेक्शन में भी बेटा ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कि उन रिफ्लेक्सेस को, उन संकुचनों को क्या करता है, बढ़ाता है ताकि बच्चा जल्दी जल्दी बाहर आए। जितने ज्यादा यहाँ पे फीटल इजेक्शन उत्पन्न होंगे, जितने ज्यादा यहाँ पे संकुचन होगा, जितना ज्यादा जो गर्भाशय है वो वाइब्रेट होगा, पुश करेगा बच्चे को बाहर आने के लिए, उतना जल्दी बच्चा बाहर आएगा। और जैसे ही बच्चा बाहर होगा मम्मी की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न हुए। इसके जैसे ही संकुचन उत्पन्न हुए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिल गया कि भैया अब डिलीवरी होने वाली है, तुमको ऑक्सीटोसिन का स्राव चालू करना पड़ेगा। उसने फटाफट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालना स्टार्ट कर दिया और ऑक्सीटोसिन ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया किसमें, ये जो गर्भाशय की संकुचन है ना, इसके रिफ्लेक्सेस जो है इसने उसको बढ़ाया। ऑक्सीटोसिन ने गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाया, इतना अधिक बढ़ा दिया कि बर्दाश्त नहीं कर पाया कौन, गर्भाशय से ये बच्चा जो जुड़ा हुआ है और ये फटाफट से बाहर निकलने की तैयारी में है। आप तो सबसे पहले अपरा थोड़ी सी फटी और इसी रास्ते से ये जो एमनियोटिक द्रव है जिसमें भ्रूणीय शिशु तैर रहा था, ठीक है, वो एमनियोटिक द्रव बाहर आया। एमनियोटिक द्रव बाहर आया। तीव्र हुए संकुचन जो थे, उन तीव्र हुए संकुचनों को हमने गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस का नाम दिया। अब जब पहले एमनियोटिक द्रव योनि मार्ग से बाहर आया तो पीछे पीछे बच्चा भी बाहर आने लग गया। पहले बच्चे का सिर बाहर आया और उसके बाद उसके बाकी के अंग यानी कि पूरा शरीर बाहर आता है। और जैसे ही बच्चा योनि मार्ग से बाहर आ जाता है तो इसकी जो एक नाभि रज्जु है वो अंदर कनेक्ट होती है अपरा से। इस नाभि रज्जु को काट दिया जाता है साफ ब्लेड या किसी कैंची वैची के थ्रू, जो साफ हो, जो बाकायदा क्या की गई हो, सैनिटाइज्ड की गई हो, उससे उसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ बचता क्या है बेटा, यहाँ बचता है अपरा या प्लेजेंटा जिसके अंदर वो गर्भस्थ शिशु सिक्योर था। 9 महीने तक जो उसका घर था उस घर का नाम क्या था, अपरा। अब गर्भाशय थोड़े ना बाहर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही शिशु बाहर आ गया, इसकी ये जो एमनिकल कॉर्ड है जो इसकी नाभि से जुड़ी हुई थी वो भी इसके साथ बाहर आई, इसको काट दिया गया और इसके बाद ये जो अपरा है ये भी बाहर निकाल ली जाती है, बाहर आ जाती है। अपरा का प्रसव क्रिया के बाद योनि मार्ग से बाहर आ जाना आफ्टर बर्थ कहलाता है बेटा। अपरा जो है वो आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म हो गया उसके बाद, जन्म के बाद बाहर आ गई आफ्टर बर्थ के रूप में। अब माँ को चूंकि बहुत पेन हुआ है, इतना दर्द कि वो झेल नहीं पाई, तो सोच कितनी हड्डियां, समथिंग
कुछ बहुत एक मैं बहुत बार सुनती भी हूँ, लेकिन एकदम से याद नहीं आ रहा कि कितनी हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है, लेकिन दर्द भयंकर हुआ। तो उतने दर्द को सहन करने के लिए अब क्या हुआ, अब बेटा जो माँ का अंडाशय है ना, ओवरी है, वो स्रावित करता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन का काम ही है रिलैक्स करना, ठीक है, रिलैक्स करना, थोड़े समय के लिए माँ को सुला देना ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। तो जब प्रसव क्रिया हो गई, बच्चा बाहर आ गया, तो तुरंत ही जो ओवरीज हैं, जो अंडाशय है, उनके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है बेटा रिलैक्सिन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन का काम है माँ को रिलैक्स करना, माँ को शांत कर देना, ताकि वो जो दर्द उन्होंने सहा है उससे उनको थोड़ी सी राहत मिले। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, ओवरी या अंडाशय से। इसका काम क्या है, माँ को रिलैक्स करना या शांत कर देना, मतलब उनको थोड़ा सा ऐसे सुस्ती दे देना ताकि वो थोड़ी सी देर सो जाए, थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है, तो रिलैक्सिंग हार्मोन कब सीक्रेट होता है, आफ्टर पार्चुरेशन या प्रसव क्रिया के बाद। आई होप ये जो मैंने पूरी जर्नी आपको प्रसव की बताई है, जिस क्रिया के द्वारा आपका जन्म हुआ है, मेरा हुआ है, हम सबका हुआ है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट रह जाए, अगर कहीं आपको लगे कि नहीं कुछ छूटा है, तो बेटा कमेंट बॉक्स खाली है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे के दिमाग में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है। अब मैं कोई ऐसे जादूगर नहीं हूँ कि मुझे आपके दिमाग में उठने वाले सारे क्वेश्चंस का पता चल जाए और मैं बड़े अच्छे से उनको आपको एक्सप्लेन करूँ। जब तक डाउट्स नहीं आएंगे ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, साइंस जो है वो जिज्ञासा का विषय है, और जीव विज्ञान तो अति जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, बायोलॉजी, पूरा शरीर, अभी तो हम हमारे अंदर होने वाली क्रियाएं ही पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें तो अगर कोई डाउट आए तो बिल्कुल से पूछो, कहीं लॉजिकल पूछना, ऐसे कुछ भी उठपटांग नहीं कि कमेंट पढ़ के ही मेरे को गुस्सा आ जाए, है ना। जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो जिनाइन क्वेश्चन है, उनका मैं आंसर करती हूँ, और बाकी आज तक तो ऐसा कोई कमेंट आया नहीं है जिसके कारण मेरे को गुस्सा आए। तो आई होप ये जो पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसका नाम था प्रसव यानी कि पार्चुरेशन, जिसके द्वारा ही जो बच्चा हमने इतने दिन में बनाकर तैयार किए, हमने इसमें सब कुछ पढ़ा। आपने नर जनन तंत्र पूरा पढ़ा है, मादा जनन तंत्र, अंडाणु का निर्माण, स्पर्म का निर्माण, अंडाणु और स्पर्म का मिलन जिससे युग्मनज बना, युग्मनज से धीरे धीरे भ्रूण बना, भ्रूण से शिशु बना, शिशु पूरा विकसित हो गया, उसके चारों तरफ अपरा भी बन गई, फिर शिशु का जन्म भी हो गया, 9 महीने बाद शिशु बाहर भी आ गया, और इस क्रिया को हमने प्रसव क्रिया नाम दिया। तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से। कोई कमी रह गई हो तो आई एम सो सॉरी। मैंने पूरा कोशिश की हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो यार पूछ लेना, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने बचा के रखा था आखिरी के लिए, वो है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र। फीमेल्स के लिए तो ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ की जर्नी है, हर महीने उनको सहन करना है, झेलना है, व्हाटएवर, ठीक है, वो हम तो झेलना ही बोलते हैं, क्योंकि हर कोई उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र जिसे कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन्हें हम आर्तव चक्र कहते हैं, जिसको मैं बहुत ही एलेबरेट करके बहुत बड़े उस पर एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि कैसे मेंसेस आते हैं, फर्स्ट मेंसेस कैसे आते हैं, फिर क्या प्रोसेस होती है कि आगे बच्चे की जर्नी स्टार्ट होती है, सब कुछ आपको समझाऊंगी। तो जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। अब बहुत जल्दी ही हम इस पे शॉर्ट भी लेके आएंगे पार्चुरेशन पे, मतलब 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाएं, एक्सप्लेन करें, हमारा कंटेंट थोड़ा सा सुधरे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को बेटा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को,
अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं ताकि हम इनको एक्सपेंड करें, थोड़ा सा और गैजेट्स पे इन्वेस्ट करें ताकि आपको कंटेंट बढ़िया मिले, धीरे से हम डिजिटल बोर्ड पे आए, उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।